हमने देगू संगत रफीका आज़ादी न्यूज़ वेब चैनल साची आज़ादी साची द्रुत द्राबात हमारे वीवर्स, आज हम बात करेंगे आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पे सऊदी ईरान ताल्लुकात की बहाली और मिडल ईस्ट की सियासत पर इसके असरात। इस मौजू पे हमारे साथ मेहमान होंगे लसबेला यूनिवर्सिटी से जनाब डॉक्टर अमीर वली साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में बतौर चेयरपर्सन। इसके साथ साथ हमारे साथ होंगे जनाब दस्तगीर लहड़ी साहब, जो लेक्चरर हैं इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। तो हम आप दोनों को अपने प्रोग्राम आज़ादी डिजिटल में जनाब अमीर वली साहब और जनाब दस्तगीर लहड़ी साहब खुशामदीद कहते हैं। और अमीर वली साहब, हम बिना वक्त ज़ाय किए आपके पास आना चाहते हैं कि इस वक्त आपको पता है कि हालिया दिनों में चीन की तरफ से एक बैठक लगाई गई। चीन में ईरान सऊदी अरबिया के ताल्लुकात को बहाल करने में दोनों तरफ के लोग इस मीटिंग में मौजूद थे। अगर आपको याद है तो सऊदी ईरान एक मुक़ासमत चलती रही है मिडल ईस्ट में, और 7 साल पहले दोनों ममालिक के सफ़ारती ताल्लुकात भी बंद हो गए। दोनों ने अपने सफ़ारत खाने भी एक दूसरे ममालिक में बंद कर दिए। तो इस पस मंज़र में आप क्या देखते हैं मिडल ईस्ट की सियासत को कि चीन ने इन दोनों को एक टेबल पे बिठाया? आप समझते हैं कि आगे चलकर ईरान और सऊदी की जो ताल्लुकात हैं वो बहाल हो सकेंगे? ईरान और जो सऊदी की जो ताल्लुकात हैं वो ये साइकिल थ्योरी में चक्कर चला रहे थे, और अभी जो ये ताल्लुकात हैं ये 2016 को कट हुए थे, जहां कुछ शिया अराउंड 47 और नमर को जब एग्जीक्यूशन दिया था, उधर फांसी दी थी सऊदी अरब में। तो इसके बाद ईरान और सऊदी अरब के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट हुए थे। तो उस दिन यानी 2016 से लेकर आज तक उनके दरमियान कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था। जो रिसेंटली ये हुआ कि चाइना ने 8-10 दिन पहले 10 मार्च को दोनों के दरमियान रिलेशंस एस्टेब्लिश किए और दोनों के दरमियान सालिसी का किरदार अदा किया। इससे ये हुआ कि दोनों नजदीक आए और दोनों ने बहुत से एग्रीमेंट किए, और मुआहदे इसमें ये हैं कि वो आगे जाकर बहुत से एरियाज में वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, स्पेशली सियासत में, ट्रेड में, दूसरे चीजों में। लेकिन बात ये बनती है कि आया ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? क्योंकि दोनों अगर देखा जाए, दोनों आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन रहे हैं 1979 से लेकर अब तक। आप देखिए, मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद सऊदी अरब में बहुत से चेंजेस हमने देखे हैं। वहाँ अब माशी जो चेंजेस हैं या समाजी चेंजेस हैं, पहले बहुत से मतलब वो थोड़ा कंजर्वेटिव या एक्सट्रीमिस्ट थे, तो मोहम्मद बिन सलमान थोड़ा हट के से है और उसने बहुत से इनकलाब या बहुत से चेंजेस लाए हैं। तो ठीक उन चेंज में से एक चेंज अपने फॉरेन रिलेशन। तो आमिर साहब, आपकी बातों से हम ये अखज़ करें कि ये जो चेंज है पॉलिसी में, ये मोहम्मद बिन सलमान की तरफ और सऊदी की तरफ से आया है। ये चेंज सलमान और साथ साथ ईरान में भी आया, क्यों ईरान भी इंटरनली उनको इन्फ्लेशन का सामना है, वहां महंगाई प्रॉब्लम्स हैं, और साथ साथ ईरान और सऊदी को दोनों को एहसास हो चुका है कि हम लड़ के कुछ नहीं पाएंगे, और सिर्फ सऊदी ये कहता है कि मैं सिर्फ इजराइल और अमेरिका ब्लॉक में रह के पूरे अपनी जरूरत पूरी करूंगा, ये सब भी मुमकिन नहीं है। तो इंटरनेशनल जो ट्रेंड बन चुका है कि आप मुख्तलिफ ब्लॉक के साथ अपनी रिलेशन मजबूत कर दे, तो अब ये दोनों हट के यहाँ से निकल के मिडल ईस्ट में अपने आप को रिलेशन बना रहे हैं। और बात एक यमन में भी है। यमन में मसला ये है कि यमन में दोनों को एहसास हो चुका है कि दोनों वहां फंस चुके हैं और वहां डेडलॉक बरकरार है। तो इसको भी खत्म करने के लिए दोनों को इकट्ठा होना पड़ रहा है। एक और बहुत से और भी चेंजेस हैं कि ये दोनों मिलकर, क्योंकि इसमें न सिर्फ हम दोनों के ताल्लुकात में एक नई चीज देख रहे हैं, बल्कि इसमें चाइना के मिडल ईस्ट के पॉलिटिक्स में भी इमरजेंस एक नई ताकत आना यहाँ बेहतरीन बात है। दस्तगीर साहब, आमिर वली साहब कह रहे हैं कि हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना एंट्री मार रही है मिडल ईस्ट की सियासत में, जो इससे पहले नहीं था। लेकिन जब हम सऊदी अरब और ईरान की बात करते हैं, तो इससे पहले भी दुनिया में दूसरे ममालिक, उनके जो दोस्त ममालिक, वो चाहते थे कि सऊदी और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हों। तो चीन ने क्या जादू किया?
मैं ये समझता हूँ कि इस ये जो मौजूदा एक एग्रीमेंट हुआ है, जी जी इसको शायद इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट की हैसियत से जब मैं देखता हूँ तो शायद इसको ज़रूरत से ज़्यादा एग्जेजरेट किया गया है। जी जी अभी तक तो ये अपने पहले इनिशियल स्टेज में भी दाखिल नहीं हुआ। एक्चुअली ये जो मुआहदा हुआ है, इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस, जो सबसे बड़ी अहमियत है, वो शायद ये है कि चाइना ने बेसिकली ये सब कुछ करवाया है, चाइना के प्लेटफॉर्म पर। अब हम इसको अगर जिस तरह आपने कहा चाइना के कॉन्टेक्स्ट में या चाइना के पर्सपेक्टिव में देखें तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि चाइना पिछले तकरीबन 10-15 साल से इंटरनेशनल डिबेट्स में बहुत ज़्यादा इन है। जहां चाइना कोई भी इन्वॉल्वमेंट करता है, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो पाकिस्तान का सी पैक है, चाहे मिडल ईस्ट में कोई एक्टिविटी है, चाहे साउथ चाइना सी है, चाहे नॉर्थ चाइना सी है, चाहे नाइन डॉट्स जो है क्या कहते हैं जजीरे हैं, या जो है लैटिन अमेरिका है, तो जैसे ही चाइना का जिक्र आता है तो हम एक्चुअली बहुत बड़ा पिक्चर देखना शुरू कर देते हैं और हम फौरन ये कहते हैं कि शायद ये चाइना के किसी सुपर पावर के मैन्यूवरिंग का और स्ट्रगल का और उसकी पॉलिसी का जो है एक हिस्सा है डिप्लोमेटिकली। मैं इसको बेसिकली इस तरह नहीं देखता। इसमें बेसिकली दो चीज़ों को मैं वाज़ेह करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम सऊदी अरब और ईरान के रिलेशन को देखें तो जिस तरह डॉक्टर आमिर वली साहब ने कहा 1979 के बाद अगर हम इसको देखें तो हमें ईरान की पॉलिसी में 2-3 चीज़ें बहुत वाज़ेह नज़र आती हैं जो कि सऊदी अरब, या बल्कि मैं सऊदी अरब नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा अरब ईरान दुश्मनी की बुनियादें हैं। अरब अजम, जी अरब अजम कह सकते हैं, ठीक है। एक है ईरान का शिया थियोक्रेटिक आइडियोलॉजी जो कि रेवोल्यूशन पर बेस्ड है, और ये कहते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन और इस रेवोल्यूशन के मुताबिक अरब बादशाहत एक बहुत बड़ा टेबू और ख़तरा है इस्लाम की तरक्की, इस्लाम के दुनिया में डोमिनेंस के लिए। तो इस आइडियोलॉजी और इस रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के तहत इन सबको ख़त्म होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है। और इसी वजह से 1979 के बाद ईरान और अरब के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए। और दूसरी बात जो है वो फ़लस्तीन है या इसराइल आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ईरान के इसराइल और इसराइल के थ्रू फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेसिकली ख़राब हो गए। ये 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब अगर ईरान की आइडियोलॉजी को मद्देनज़र रखें तो हम कहेंगे कि ये नेगोशिएशन बेसिकली बहुत इनिशियल स्टेज पर है, क्योंकि ईरान किसी भी सूरत में इस नज़रिए इन 2 चीज़ों से बैक स्टेप नहीं कर सकता। अगर ईरान इन 2 चीज़ों से बैक स्टेप कर गया, यानी फ़लस्तीन, इसराइल और इससे, तो ईरान का जो पूरा जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बैठ जाएगा। दूसरी बात ये है चाइना का एक्चुअली ये इशू इस तरह है कि चाइना का अभी सुपर पावर बनने का जो रास्ता है वो बहुत तवील है। हाँ, ये जो रिसेंटली ये जो एग्रीमेंट करवाया गया है, बेसिकली चाइना को मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल प्रेशर ने मजबूर किया है कि वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो। चाइना बजाते खुद अपनी सुपर पावर बनने की जो पॉलिसी है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उसके तहत यहाँ पर नहीं आया। उसकी मिसाल इस तरह है कि यहाँ पर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब थे, और इन ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से ईरान इतना ज़्यादा मजबूर है, क्योंकि जब हम सऊदी अरब कहते हैं तो फिर हम सिर्फ सऊदी नहीं देखते बल्कि बाकी अरब कंट्रीज़ प्लस अमेरिका और इसराइल वगैरह भी देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि ईरान ने अपने आप को आइसोलेशन में फील किया, जो कि वो है बेसिकली, क्योंकि ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा, आप चाइना की बात करें कि उसके सुप्रीमेसी का ताट है, पिक्चर में बेसिकली आ रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से चाइना इस वजह से आया कि ऐसा ना हो कि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जंग हो, और अगर जंग हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान अगर इस रीजन में किसी को होता है इकोनॉमिकली तो वो चाइना को होगा। चाइना की जियोपॉलिटिकल फिलहाल यहाँ पर कोई मफादात नहीं, क्योंकि उसका यहाँ पर कोई मिलिट्री पोस्ट नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई उसने जंग में हिस्सा नहीं लिया, किसी मुल्क के साथ कोई मिलिट्री अलायंस नहीं। इनफैक्ट वो अभी तक तो इंटरनेशनली बिल्कुल एक जो है न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का कोई चीज़ फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो चाइना का बेसिकली पॉलिसी है कि अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि चाइना का तकरीबन 40% ऑयल। दस्तगीर साहब, ये तो मामला चाइना के कि उसकी ख्वाहिश है कि ये हो, जो इंटरनेशनल सियासत का जो डॉन है तो सऊदी अरब उसके साथ था, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो जब चाइना ये सब कुछ करने जा रहा है, एक तरफ तो वेस्टर्न ब्लॉक भी बनाए जा रहे हैं,
चाइना की इकोनॉमिकल सुपरमेसी को रोकने के लिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि चाइना एंट्री मार रहा है। तो इस एंट्री को अमेरिका की तरफ से आप कैसे देखते हैं कि अमेरिका हाथ पे हाथ धरा बैठा देखता रहेगा कि सऊदी उस प्लाक को छोड़ कर और यहाँ आ जाएं? ये एग्रीमेंट जब हुआ, जिस वक्त यह एग्रीमेंट हुआ, ये 2 साल पहले ही ये प्रोसेस शुरू हो चुका था, बल्कि वैसे तकरीबन 2019 के एंड में ये प्रोसेस शुरू हो चुका था। कोरोना की वजह से इसको थोड़ा ब्रेक लगा, फिर 21 में दोबारा ये शुरू हो गया था। तो इराक और ओमान जो है वो सबसे ज़्यादा इस हवाले से एक्टिव थे। इराक इस वजह से कि इराक के अंदर जो शिया सुन्नी एक स्प्लिट था और कॉन्फ्लिक्ट था, वो उन दोनों इराक को बहुत ज़्यादा जो है उसकी तरक्की को और पीस एंड स्टेबिलिटी को हैम्पर कर रहा था। और दूसरा जो बुनियादी वजह है वो यमन है, जो कि ओमान का इमीडिएट जो है हमसाया है। तो इस वजह से ये दोनों कंट्रीज की बहुत ज़्यादा कोशिश है। अभी ये दोनों ऐसे कंट्रीज जिनकी ईरान के साथ अच्छे रिलेशन है। अब अमेरिका क्यों नहीं आए बेसिकली, तो ऐसा नहीं है कि जो है चाइना ने अमेरिका को सुपरसीड किया है और एकदम आकर उसने जो है सरप्राइज किया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो बाइडेन के प्लान मौजूद है, उसका स्टेटमेंट मौजूद है कि ये जब 2 साल पहले जो ये प्रोसेस चल रहा था, इराक और ओमान जो इसको चला रहे थे, इसमें अमेरिका को बाकायदा स्टेप बाय स्टेप इन सब का खबर था, उनको बाकायदा कॉन्फिडेंस में लिया गया था। और दूसरी बात ये है कि चाइना ने ये एग्रीमेंट इस वजह से करवाया क्योंकि अमेरिका ये एग्रीमेंट करवा ही नहीं सकता था, क्योंकि अमेरिका के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। तो हम ये समझें कि अमेरिका की थोड़ी बहुत आशीर्वाद इनके साथ। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिका के आशीर्वाद है। वजह यह है कि इससे अमेरिका की हेजेमनी, अमेरिका का जो इस रीजन में इन्फ्लुएंस है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल है, चाहे इकोनॉमिक है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे उसके यहाँ पर अलायंसेस हैं, इसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं हुआ। इसी सवाल को ले जाते हैं आमिर साहब, आप सुन रहे थे दस्तगीर साहब को, वो कह रहे हैं कि लिटिल बिट अमेरिका की थोड़ी बहुत आशीर्वाद इस मामले में इनके साथ है। अगर वो उन्होंने कोई परस्यूड नहीं किया, लेकिन जो मामलात को समझते थे और वो चाहते कि इस तरह हो, लेकिन दरमियान में इजराइल मौजूद है। क्या इजराइल अमेरिकन पॉलिसियों के पस मंज़र में अजम हरब, ये जो मिडल ईस्ट की तमाम हरब हैं, वो और ईरान एक साथ मिलें, और क्या अमेरिका और इजराइल इस पे खुश हो सकते हैं कि तमाम जो ममलिकत इस्लामिया है वो एक साथ हो और इजराइल एक साथ हो, तो इसके लिए इजराइल के लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे? इस बात जो अभी एग्रीमेंट हुआ ईरान और सऊदी का चाइना ने करवाया, इस बात का अर्गिज ये मतलब नहीं है कि उनने अपने रिलेशंस यूएस या इजराइल के साथ तोड़ दिए या उनको रिजेक्ट किया है। शायद आपको याद होगा 2-3 महीने पहले, कुछ वक्त पहले यूएई ने इजराइल को तस्लीम किया और इसके फौरन बाद एक हफ्ता, एक महीना, तकरीबन 10-15 दिन बाद उसने ईरान के साथ कुछ मुआहदे किए। होना ऐसा नहीं चाहिए था, क्योंकि जब आप इजराइल को एक्सेप्ट करते हैं तो ईरान के साथ आपको दूर होना चाहिए। तो आप देखें, 1 महीना पहले सऊदी अरब ने इजराइल के साथ मिलकर एक रेलवे वहां प्रोजेक्ट का ऐलान किया और दोनों मिलकर इसको मेरे ख्याल में बचा रहे हैं, सऊदी टू इजराइल। देखिए, सऊदी ये चाह रहा है कि मैं सबको लेके चलूं और मुझे सिर्फ यूएस के साथ नहीं होना है, इजराइल के साथ नहीं होना है। नो डाउट इट इज अ सेटबैक फॉर इजराइल और यूएस, और वो नहीं चाहेंगे। लेकिन इस बात का कतन अर्गिज मतलब ये नहीं कि वो इससे कट है। आपको एक बात मैं और बता दूं, मोहम्मद बिन सलमान आया है सऊदी अरब में, उसके पॉलिसीज बिल्कुल चेंज है लास्ट जितने बादशाह वहां गुजरे हैं। आप देखिए, सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात जमाल काशगी के बाद क्या उसके उसमें, लेकिन अभी जो सलमान ने जो वहां जाकर उनको फाइनेंशियली हेल्प आउट किया, अराउंड तुर्की के बैग में रख दिए, तो ये गुड जेस्चर के तौर पर सऊदी अरब चाह रहा है कि मैं 1-2 मुल्क के साथ नहीं बल्कि मुख्तलिफ ब्लॉक के साथ रहूं। और यही चीज अब शायद इस इलाके का जरूरत भी बन चुका है कि वो रहे, क्योंकि ईरान और सऊदी दोनों ही ऑयल एंड गैस पे उनके इन्हिसार ज्यादा थे। अब वो इनसे निकलना चाहते हैं, इसको एक ब्रॉड एस्पेक्ट में ले आ रहे हैं और टूरिज्म को भी यहाँ फैला रहे हैं और अपने ताल्लुकात मजीद वसी कर रहे हैं इस लेवल पे।
लेकिन अमीर वली साहब, जब हम इंटरनेशनल सियासत में देखते हैं तो जो छोटे ममलिकतें हैं, जो छोटी कुव्वतें हैं, उनके वो पॉलिसी साजी में या हिकमत अमली में उनका इतना अमल दखल नहीं होता। दस्तगीर साहब, आपके साथ भी यही सवाल है कि इज़राइल क्या करेगा, इज़राइल की क्या पॉलिसियाँ रहेंगी? क्या इज़राइल खुश होगा कि ईरान और सऊदी एक साथ आ जाएँ? अमेरिका भी खुश हो जाएगा कि ईरान सऊदी के साथ मिलकर तमाम इस्लामी ममालिक का चीन और रूस के साथ मिलकर एक ब्लॉक बनाए? अव्वल बात तो ये है, अमीर वली साहब ने जिस तरह कहा, मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ कि इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे या सऊदी अरब अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। जिस तरह हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में देख रहे हैं, तकरीबन हर अच्छे मुल्क की और अच्छी पॉलिसी की आजकल एक ट्रेंड ये है, एक फैशन ये है कि मुल्क कंट्रीज जो है वो न सिर्फ अगर वो अपनी इकोनॉमी को, अपने पॉलिटिक्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो वो अपने रिलेशंस को भी डाइवर्सिफाई करते हैं। तो सऊदी अरब बेसिकली इसी पॉलिसी को ही परस्यू कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हाँ, इसराइल यकीनन अपसेट है, क्योंकि इसराइल ईरान के बारे में बिल्कुल एक सिंगल माइंडेड अप्रोच रखता है, जो कि ईरान एग्जैक्टली इसराइल के हवाले से रखता है। तो इसराइल को जो खतरा है वो ये है कि इन दोनों के ताल्लुकात अगर अच्छे हो जाते हैं तो ऐसा ना हो कि जो है ईरान जो है उसको उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई रिलैक्सेशन मिल जाए बेसिकली। तो वो उसको बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में देखता है, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तकरीबन 83% इनरिचमेंट तक पहुंच चुका है, उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, जबकि एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 90% जरूरी है। तो वो सिर्फ 7% का फर्क रह गया है। तो इसराइल को इस चीज का बेसिकली खतरा है कि ऐसा ना हो, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये रिलेशन ये बायलैटरल है, ये सऊदी अरब और ईरान के दरमियान है। इससे सऊदी अरब और इसराइल और सऊदी अरब और ईरान और इसराइल के रिलेशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैं समझता हूँ, शायद ये बात अभी तक सामने नहीं है, ये जो सऊदी अरब और ईरान का जो डील हुआ है, इस डील के पीछे मुझे एक और वजह ये भी लगता है कि अमेरिका ने इस वजह से करवाया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटेन करने के लिए वेस्ट के पास या खासतौर अमेरिका के पास कोई ऐसा पॉलिसी, ऐसा मुल्क नहीं है। तो इनडायरेक्टली वो बेसिकली चाइना के जरिए ये सब कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुआ था, तो पाकिस्तान चूंकि उसका इत्तेहादी था, पाकिस्तान चूंकि क्या कहते हैं अमेरिका का इत्तेहादी था, तो अमेरिका का डायरेक्ट इंडिया पर तो इन्फ्लुएंस नहीं था। तो अमेरिका ने सोवियत यूनियन को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी और दोनों के दरमियान ताशकंद डिक्लेरेशन ऑफ 1966 करवाया गया था। तो ये ऐसा ही कोई एग्रीमेंट है। ये एक्चुअली फिलहाल मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये इसी तरह ही लग रहा है, क्योंकि जो बाइडेन अगर होता तो दरमियान में यकीनन वो इस अपने रिजर्वेशन पेश करते। उन्होंने कोई रिजर्वेशन पेश नहीं की। अमीर साहब, अभी दस्तगीर साहब कह रहे थे कि ये जो मुखासमत थी सऊदी और ईरान की, तो वो बेसिकली थियोटिकल आइडियोलॉजी पे थे, वहाबी और शिया नज़रियात पर जो हैं। तो अगर ये दोनों ममलिकत एक साथ रहेंगे, कारोबार करेंगे और एक टेबल पे बैठेंगे, तो फिर इनकी जो मजहबी नज़रियाती बुनियादी हैं उनका क्या बनेगा? मजहब भी बेसिकली, आप देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये जो आइडियोलॉजिकल और ये कौमियत के नाम पे जो मुल्कें बनी हुई हैं, उनको आगे जाके ये बात सोचना होगा कि हम इसको लेके अपने जो हमसाये को दुश्मन करार देंगे, हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो इन चीजों पे उनको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब देखिए, ईरान और सऊदी के दरमियान पर्शियन गल्फ मौजूद है और जहां यूएस और एक इम्पोर्टेंट जगह भी है। गल्फ का जितना ऑयल है वहां जाता है और वो ट्रेडिंग रूट भी है। यहीं से निकल के फिर ईरान नीचे मौजूद है, आर्मोज है, फिर पर्शियन गल्फ से उधर से होता हो जाएगा। तो दोनों मिलकर अब इनको सोचना होगा कि आप देखिए, ईरान में इतनी महंगाई है, इतनी इन्फ्लेशन है, $1 अराउंड
43,000 तक पहुंचा है। अच्छा, ये इसी बात को मैं आगे पहले भी आपने यही बात की कि ये अभी कोई ढकी छुपी बात नहीं कि ईरान के हालात भी अपने हमसायों जैसे हैं और इन्फ्लेशन, चूँकि सऊदी की माशी हालत काफ़ी बेहतर है, तो इस ताल्लुकात से आप समझते हैं कि ईरान की माशी हालत कोई बेहतर होगी? एक तो यह होगा कि ईरान कोशिश करेगा कि उन पे ईरान तो वैसे एक सेक्शन स्टेट है और बहुत से पाबंदियां हैं। फिर सऊदी आगे जाकर ईरान के लिए शायद एक रोल प्ले करे, चाइना के थ्रू या यूएस के थ्रू, और कुछ यूरोपियन सेक्शंस हैं उनको रिड्यूस कर ले। अमेरिका शायद वो ना करे। यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे भी कुछ सेक्शंस मौजूद हैं। तो बहुत से ऐसे चीजें हैं। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि सऊदी ने अक्सर ये कुछ चीजों में पाकिस्तान ने हमें रोका था और हम ना कर सके, खासकर आईपीआई प्रोजेक्ट था या बहुत से ऐसी चीजें। तो हमारे लिए फायदे की बात यह है कि जो अभी गैस पाइपलाइन की बात ईरान कर रहा था, कोई 18 अरब डॉलर या रुपए की वो अर्जाने की बात हो रही थी पाकिस्तान, ईरान की तरफ से पाकिस्तान को। तो दस्तगीर साहब की तरफ हम जाएंगे ये सवाल लेके कि ये जो सूरत हाल बन रही है इसमें आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, एक बात। दूसरी अहम बात ये है कि आज अखबार में भी आया कि पाकिस्तान की तरफ से अफ़गान पाक दोस्ती बस सर्विस शुरू की जा रही है। दूसरी तरफ ईरान का जो मामला है, तो ईरान को ट्रेड से पाकिस्तान के साथ रोकने की एक बड़ी वजह सऊदी रहा है, जैसे अमीर वली साहब कह रहे हैं। तो ये जो एक ट्रेड है बलूचिस्तान के साथ ईरान का और बाकी मामला, आप इनको कैसे देखते हैं? असल में हमें ये देखना चाहिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ईरान के साथ तिजारत नहीं कर पाते तो इसकी बुनियादी वजह है कि ईरान पे सैंक्शंस है। आमतौर पर ये यहाँ पर दलील दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि आजकल हमारे सऊदी अरब के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि सऊदी अरब जब आए, सऊदी अरब ने रिसेंटली एक अपना बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि हमारे वो ममालिक जिनको हम पहले गैर मशरूत तौर पर उनको कर्जा दिया करते थे, हम अभी उनको मशरूत करते हैं, कंडीशनल वो देंगे। बेसिकली उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है और वो कंडीशन क्या थे कि IMF वगैरह को जानेंगे। मीन्स ये है कि अब सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो प्योरली सऊदी इंटरेस्ट बेस्ड हैं। हम सिर्फ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ सर्वाइव ही करेंगे इस चीज़ में। और दूसरा ये है कि सऊदी अरब ईरान के दरमियान अगर हिस्टोरिकली देखें, जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे तो इस मुज़ाकरात में पाकिस्तान का भी एक किरदार था। और हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है वो वहाँ गए भी थे और तेहरान, और वहाँ उन्होंने विजिट भी किया, तो इस हवाले से मिले भी थे दोनों कंट्रीज़ के हुक्मरानों से कि वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यह है कि यहाँ पर इराक़ का जिक्र होता है और ओमान का जिक्र होता है, लेकिन पाकिस्तान का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली दोनों के ताल्लुकात अच्छे हों या बुरे हों, अनफॉर्चुनेटली हम उसमें कहीं पर भी नहीं आते। और इसकी बुनियादी वजह या बुनियादी कमजोरी हमें खुद है कि हम लोग एक्चुअली उस पोजीशन में ही नहीं। लेकिन इससे पहले तो हमें यही कहा गया कि सऊदी खुश नहीं होता ना, कि इधर सऊदी का पैसा आता है, उसकी एक वजह है कि ईरान के साथ उसकी मुखासिमत है, लेकिन अब सऊदी खुद उसके साथ डील कर रहा है। सऊदी अरब बिल्कुल डील कर रहा है, लेकिन अगर मिसाल पाकिस्तान का ईरान से जो ऑयल इंपोर्ट करना है, हम उसको सऊदी कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते, हम उसको इंटरनेशनल सैंक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो इंटरनेशनल सैंक्शंस क्या ईरान पे कम हुई हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आगे दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब जो है वो खुद बेसिकली इन कंडीशंस की इस वक्त हिमायत करता है। तो ये सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात हैं प्योरली बायलैटरल हैं, हम इसमें कहीं पर भी नहीं आते। हमें फिलहाल डायरेक्टली इससे किसी किस्म का कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आता कि हमें वहाँ से सस्ता ऑयल मिलेगा या हमें ऑयल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वो तो फिर रीजनल। लेकिन आप खुद बोल रहे हैं ना कि चाइना को लेकर अमेरिका सऊदी के साथ मिलकर ईरान के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाह रहा है, तो इस नॉर्मलाइजेशन में पाकिस्तान के कुछ फायदे नहीं हो सकते? अव्वल बात ये मैंने कहा कि ये एक अजम्पशन है, और ये अजम्पशन ही है कि ईरान को उस जो P5+1 जो एक न्यूक्लियर डील हुआ था ईरान का यूरोपियन कंट्रीज और उसके साथ अमेरिका के साथ जो एक डील हुआ था, उस डील पे पाबंद रखना था बेसिकली, ठीक है, कि ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। इसका इस चीज़ से ताल्लुक है।
अगर ईरान इस पे कायम रहता है या नहीं रहता, ये भी मुस्तकबिल में ही हल होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बहुत एडवांस में कोई जो है पेशेंगोई करने वाली, प्रोफेसी करने वाली बात होगी कि इससे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और कोई बहुत बड़ा रीजनल चेंज हो जाएगा। क्योंकि फिलहाल अगर इस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को देखें तो इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि आगे आने वाले 2 महीनों में ईरान और सऊदी अरब अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस सही करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम जो है चाहे हूसी बागियों का मसला है, चाहे उसके बाद इराक का सेक्टेरियन इशू है, लबनान का मसला है, हमास का इसराइल के साथ इशू है जिसको ईरान सपोर्ट करता है, चाहे सीरिया का इशू है, चाहे इसके साथ जो है बहरीन का इशू है, इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर जो शिया माइनॉरिटी है जो कि सऊदी अरब के 10 से 15% पॉपुलेशन है, वो बहुत बाद की बात है। और मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशन इतनी जल्दी बेहतर हो पाएंगे। इस तमाम सिनेरियो पिक्चर में अगर हम पाकिस्तान को रखें तो एक्चुअली पहले वो अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे, उसके बाद ही हमें फ़ायदा पहुंचेगा। ये दिनों नहीं, महीनों नहीं। आपने चाइना की बात की, तो इससे पहले बहुत पहले चाइना ने कहा था कि वो 2020 में एंट्री मारेंगे आलमी पॉलिटिक्स में, तो बाद में हमने देखा कि वो कर रहा है। और ये अमीर वली साहब ने भी कहा कि वो एमर्ज कर रहे हैं मिडल ईस्ट में। तो हम समझें कि वाकई चाइना ने एंट्री मारी है आलमी पॉलिटिक्स में। चाइना तो बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक इंटीग्रल हिस्सा है, ठीक है। इस तरह तो वैसे ही है। ये मैंने कहा कि ये जो डील ब्रेक किया गया है ये अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता, अमेरिका की इंफॉर्मेशन के बगैर नहीं हो सकता, अमेरिका की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता था, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब ईरान को बज़ात खुद इसकी ज़रूरत थी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्चुअली चाइना को इसकी ज़रूरत थी। मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताना एक्चुअली भूल गया कि चाइना बेसिकली ये क्यों कर रहा है। चाइना ग्लोबल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले या ना ले, उसको इसकी इस वजह से ज़रूरत है कि चाइना का 172 अरब डॉलर सालाना जो है उसका ऑयल इंपोर्ट है, ठीक है। और उसमें से 43 अरब डॉलर का सिर्फ सऊदी अरब से आता है। तो अगर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कोई जंग हो जाता है या कोई ऐसा चीज़ होता है तो सबसे ज़्यादा जिस मुल्क को नुकसान होना है वो उसको होना है, चाइना को होना है। तो चाइना बेसिकली ये रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इस रीजन के जियोपॉलिटिक्स ने चाइना को मजबूर किया है कि वो यहाँ पर जो है इंटरफेयर करे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इराक और ओमान के जो रीजनल बाउंड्रीज है उन्होंने मजबूर किया है, वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कोशिश कर रहे थे इनको लेकर है। चाइना का ग्लोबल तौर पर एक सुपर पावर का सफर ये बिल्कुल एक अलग चीज है। जी जी, ये अलग चीज है। ये जो प्योर इकोनॉमिक है, चाइना नहीं चाहता था यहाँ जंग हो, अगर जंग हुआ तो उनको नुकसान होगा। दस्तगीर साहब, अगर हम आपकी जो गुफ्तगू सुन रहे हैं या जो हमारे देखने वाले हैं वो इसको सुन रहे हैं, अमीर वली और आप जो कह रहे हैं कि इस मामलात के बाद जो नॉर्मलाइजेशन मिडल ईस्ट की सियासत में आ रही है, लेकिन दरमियान में हम देखते हैं कि ईरान का एक एटमी प्रोग्राम है जिसको अमेरिका ने सेंक्शन जो लगाए हैं, फिर इज़राइल को जो ख़तरात है, इवन ख़ुद अरब जो बाकी ममालिक कहते हैं उनको भी बड़ा ख़तरा होता है ईरान के एटमी प्रोग्राम से। हम जानना चाहते हैं कि ईरान का ये एटमी प्रोग्राम का क्या होगा। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि दरमियान में हमने जो पाकिस्तान की बात की और बलूचिस्तान भी सर्वाइव एक इशू है बहरहाल मिडल ईस्ट में, और दूसरी तरफ फ़लस्तीन है। तो इन तीन एंगल्स को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह मैंने कहा कि अमेरिका का जो है एक तरह से कॉन्फिडेंस हासिल है इस तमाम प्रोसेस को, इसकी बुनियादी वजह ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंतहाई सेंसिटिव इशू है, न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि यूरोपियन और ख़ास तौर पर इज़राइल के लिए। अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम, ख़ास न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, अगर उसको नहीं रोकता तो ये बात बिल्कुल तय है कि एक जंग होगी, इस बात पर जंग होगी और अमेरिका जो है ईरान पर बिला शक व शुबा जो है अटैक कर देगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान अगर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल कर लेता है तो सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ ही खड़ा होगा। क्योंकि जब इब्राहिम अकॉर्ड हो रहा था 2015 में, सॉरी एग्जैक्टली मुझे साल याद नहीं आ रहा, 15 या 16 में जब इब्राहिम अकॉर्ड हो रहा था, तो उस अकॉर्ड के तहत भी अमेरिका जो है सऊदी अरब ने अमेरिका से ये इजाज़त मांगी थी कि उनको जो है अपना पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है
डेवलप करने की इजाज़त दी जाए। अमेरिका ने ग्रीन लाइन तो नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इस पे बात हो सकती है। एक तो ये हो गया। दूसरा बात जो है फ़लस्तीन का, उसको मैं सिंपल एक सेंटेंस में कंक्लूड ये मैं जानना चाहता हूँ दस्तगीर साहब, ये अमेरिका, ईरान, अमेरिका सऊदी के दरमियान उसमें इज़राइल भी शामिल है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि बाकायदा एक मुआहदा मौजूद है? आप जहाँ बिल्कुल एक मुआहदा मौजूद है, और वो, या अगर आप इसको मुआहदा ना कहें तो ये बात तो तय है कि उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि एक न्यूक्लियर ईरान को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये तय है, ठीक है। और फ़लस्तीन की बात करें, जहाँ फ़लस्तीन का है, सिंपल सेंटेंस में कह देता हूँ कि इस तमाम प्रोसेस में फ़लस्तीनी कहीं एग्जिस्ट नहीं करते पूरे। उनका तहरीक, उनका हक़ खुदइरादियत, आज़ाद फ़लस्तीन, जो भी उनके डिमांड्स हैं, वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। और शायद अगर ईरान की जो अभी मौजूदा माशी मजबूरियाँ हैं, और अगर सऊदी अरब के साथ सपोज़ ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाता है और मज़ीद आगे बढ़ता है, तो हो सकता है कि जो फ़लस्तीन का जो तहरीक है वो और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम दुनिया में वाहिद मुल्क जो उसको जेन्युइनली सपोर्ट कर रहा है वो ईरान है। तो ईरान अगर कंप्रोमाइज़ कर लेगा तो फ़लस्तीनी, या ईरान पे अटैक हो जाए तो खामखा फिर वो इशू हाँ नहीं, अगर अटैक हो गया तो वो जो है स्पार्क करेगा, वो बढ़ जाएगा, फ्लेयर करेगा, और सिर्फ फ़लस्तीन में, पूरे मिडल ईस्ट में हर तरह का केओस पैदा जाएगा। शिया सुन्नी स्प्लिट हो जाएगा। इसके अलावा अरब हजम जंग के चांसेस हैं, और फ़लस्तीनी और इज़राइल के दरमियान ताल्लुकात शुरू हो जाएंगे, तो इसराइल पे अटैक शुरू हो जाएंगे सीरिया के अंदर से, और लबनान का जो हिज़्बुल्लाह है, हर तरफ से अटैक शुरू हो जाएंगे, ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और हो सकता है कि बिल्कुल तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाए, और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये यूक्रेन जंग से ज़्यादा ख़तरनाक होगी अगर ये सब कुछ हुआ। और रही बात पाकिस्तान पे, इसके असरात बेसिकली तो पाकिस्तान बिलअमूम, बलूचिस्तान बिलखसूस, मैं इस हवाले से कहूँगा, अगर ये डील कामयाब हो जाता है, ये डील अगर कामयाब हो जाता है या नाकाम हो जाता है, दोनों सूरतों में बलूचिस्तान को फ़िलहाल इसके यहाँ से कोई थ्रेट नहीं, क्योंकि बहुत सारे बलोच हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में, जो ईरान में जो है रहते हैं, वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, वहाँ से उनके वहाँ पर कारोबार है, और बॉर्डर से उनका डेली आना जाना है। तो उनको फ़िलहाल इस तरह के किसी किस्म के जो है ख़तरा नहीं है इस डील के कामयाब और नाकाम होने की सूरत में। सिर्फ बलूचिस्तान को उस सूरत में ख़तरा है जब ये न्यूक्लियर डील अगर नाकाम हो जाता है, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लेता है और ईरान पे जंग शुरू हो जाता है, तब बलूचिस्तान के लिए, चाहे वो ईरान का सीस्तान बलूचिस्तान है या मौजूदा पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, इसके बहुत गहरे हसरात होंगे। थैंक यू दस्तगीर साहब। अमीर वली साहब, आप लसबिला यूनिवर्सिटी से हमारा साथ दे रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दस्तगीर लेहड़ी साहब अबुल-हुसैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे साथ रहे। सामीन, अभी हमने जो गुफ्तगू की उसमें जो हम नुक्ता निकालना चाहते थे दस्तगीर लेहड़ी साहब से और अमीर वली साहब से, कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है अमेरिका, ईरान, सऊदी या फिर चाइना को दरमियान रखें, दूसरी तरफ हम इज़राइल को रखें, पाकिस्तान, हमारा कितना कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। लेकिन इन दोनों की बातों से पता चल रहा है कि अब भी हमारा कोई मौका इस सिनेरियो में नहीं है, और इसलिए हमें शायद ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान संगत रफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।